हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं विपिन कुमार गुप्ता एंड स्वागत है आपका बीट्स पर मेडिको यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में किसी भाई ने एक कमेंट किया था और बोला था कि भैया आप हाइपरटेंशन पे एक वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में हम लोग आ गए हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन पे। आज पूरे वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसके क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं, इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि कॉज क्या क्या हो सकते हैं, इसके कॉज, और प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, मेडिकल मैनेजमेंट, पूरा डिटेल में शुरू से लेकर अच्छे से में हम लोग इसमें हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि ब्लड जो प्रेशर अप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। या ब्लड आर्टेरियल वाल पे या ब्लड वेसल के वाल पे जो प्रेशर का अप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। बीपी। बीपी का मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर। बीपी इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। बीपी क्या होता है? हमारे हार्ट में क्या होता है? हमारे ब्लड अप्लाई करता है। हार्ट में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल एक्सक्रीट आउट होके आर्टेरियल वाल पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? आर्टेरियल वाल पे या ब्लड वेसल के वाल पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिस्टोलिक। इसके दो रीडिंग होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट बीट्स। ये क्या होता है? हमारे हार्ट से, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल के आर्टेरियल वाल पे जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर आर्टेरियल वाल पे जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम प्रेशर उसको क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ये कितना? 120 mm ऑफ Hg या 16 किलो पास्कल होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? उसमें क्या होता है? हमारे राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड एक्सक्रीट आउट होके आर्टेरियल वाल पे जो ब्लड मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने के बाद एक थोड़े समय के लिए रेस्ट कंडीशन में आता है, और थोड़े समय में रेस्ट कंडीशन में आने के बाद फिर से हार्ट बीट करना स्टार्ट कर देता है, उसको क्या कहते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होते हैं? देखिए, प्रेशर इन आर्टरी व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन द बीट्स। मतलब हार्ट आर्टेरियल राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया और ब्लड आने के बाद में आर्टेरियल वाल पे प्रेशर अप्लाई किया। प्रेशर अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के समय में हार्ट रेस्ट होता है। रेस्ट करने के बाद में फिर से बीट करना जो स्टार्ट कर देता है उसी को क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। उसमें कितना होता है? 80 mm ऑफ Hg या 11 किलो पास्कल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर के बारे में। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 mm ऑफ Hg। 120 सिस्टोलिक होता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। और या उसको क्या बोलते हैं? 16/11 किलो पास्कल बोल सकते हैं। ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? स्पेग्नोमेग्नेटोमीटर से मापते हैं। अब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो बातें क्या क्या है? जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर आया और नॉर्मली कोई एक्टिविटी करके आया, या फिजिकल एक्सरसाइज, रनिंग वगैरह करके आएगा, अगर उस समय उसका बीपी मेजर करते हैं तो उसका बीपी क्या होगा? इंक्रीज हाइपर ब्लड प्रेशर होगा। उस समय उसका बीपी क्या होगा? हाई होगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? उस पेशेंट को कोई रनिंग या कोई एक्टिविटी करके आएगा तो उसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट कंडीशन पे रखेंगे। उसके बाद जब पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, वो व्यक्ति नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल होने के बाद स्ट्रेस फ्री और पीसफुली अगर नॉर्मल हो गया, उसके बाद उसका बीपी मेजर करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर आता है अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है या स्मोकिंग किया हुआ है या कोई कॉफी का यूज किया हुआ है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता था? ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई होता है। तो इन सब बातों को बीपी मेजर करने से पहले इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। क्या है? हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर इज ए कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टेरियल वॉल इज टू हाई यूजुअली। ये क्या कर रहा है कि मतलब जो जैसे हमारा हार्ट पंप कर रहा है,
हार्ट पंप करके राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आके आर्टेरियल वॉल पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करता है, वो प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर होता है। मैक्सिमम प्रेशर 120 mm हो जाए तो मैक्सिमम आर्टेरियल वॉल पे जो प्रेशर 120 नॉर्मल प्रेशर से जो अधिक प्रेशर क्रिएट करता है वो यूजुअली टू हाई होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 140 mm of Hg, एंड डायस्टोलिक प्रेशर 90 mm of Hg होता है। और बोथ ओवर ए बोथ का मतलब क्या है, या तो सिस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा या डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा होगा। और बोथ का मतलब क्या होगा, और दोनों ज्यादा होगा, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर दोनों ज्यादा हो जाएगा ओवर ए सस्टेन पीरियड। सस्टेन पीरियड का मतलब अगर एक बार उसके किसी पेशेंट का बीपी मेजर किया, अगर उस समय उसका ब्लड प्रेशर हाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पेशेंट का मतलब 2 या 3 रीडिंग लेने के बाद में अगर उसका ब्लड बीपी अगर नॉर्मल से हाई आता है तो उसको क्या कहते हैं, सस्टेन पीरियड का मतलब कि अलग अलग कंडीशन में पार्टिकुलर टाइम में अलग अलग कंडीशन में उसका बीपी मेजर करते हैं। अगर उसका एवरेज निकालते हैं, अलग अलग कंडीशन में जो बीपी मेजर किया जाता है उसका एवरेज निकालते हैं, अगर उस समय उसका बीपी हाई होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के थ्रू ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। उसमें 2017 के बाद से 2017 के बाद से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रीशेड्यूल जारी किया कि उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर का बोल सकते हैं, प्री हाइपरटेंशन का बोल सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकेंड का बोल सकते हैं। इसमें बताया एक साइड में हमने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरे साइड में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर सिस्टोलिक लेस देन 120 mm of Hg एंड डायस्टोलिक लेस देन 80 mm of Hg होता है तो क्या नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा। प्री हाइपरटेंशन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 to 129 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 mm of Hg होगा तो उसको प्री हाइपरटेंशन या एलिवेटेड हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर बोल सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट का बोलेंगे अगर सिस्टोलिक प्रेशर 130 to 139 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 89 mm of Hg तो कहता हाई ब्लड प्रेशर स्टेज फर्स्ट बोलेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर स्टेज सेकेंड बोलेंगे अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर 140 के बराबर या उससे ज्यादा अगर होगा तो उसको कहेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर डायस्टोलिक प्रेशर 90 के बराबर या 90 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर के बारे में हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स एंड कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर के भी नाम से जानते हैं, बोलते हैं। क्यों साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका कोई भी सिम्टम नोन नहीं होता, अननोन होता है, सडनली आता है, अननोन होता है, कोई जानकारी नहीं रहता और साइलेंट, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स एंड कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। इसके टाइप्स क्या है, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन को एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन 5 to 10% में होता है, ये सस्टेन पीरियड में होता है। और ये क्या होता है, प्राइमरी हाइपरटेंशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी हाइपरटेंशन 90 to 95% में मिलता है। इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। और इसमें जो क्या होता है, हाइपरटेंशन ये अननोन होता है, इसका कॉज जो होता है नोन नहीं होता, अननोन होता है, अननोन होता है। कॉज ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन इज अननोन होता है, ये ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है लेकिन इसका कोई कारण हमको मालूम नहीं चलता है। और अगर सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है तो सेकेंडरी हाइपरटेंशन में उसका आइडेंटिफाइड कॉज होता है कि वो मालूम चलता है कि किस कारण से हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका क्या क्या रिस्क फैक्टर है प्राइमरी हाइपरटेंशन के। जेनेटिक हाइपरटेंशन, जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री। जेनेटिक की वजह से भी हो सकता है और फैमिली हिस्ट्री, किसी फैमिली में आपके फैमिली हिस्ट्री में भी किसी को हाइपरटेंशन हुआ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है। अगर इनएक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो कोई एक्टिविटी अगर एक्सरसाइज वगैरह करना जरूरी है कि उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन नहीं होगा।
इनएक्टिविटी करते हैं तो उसके वजह इनएक्टिविटी करते हैं, अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं उसकी वजह से हो जाएगा। स्ट्रेस तनाव की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ओबेसिटी ओबेसिटी अगर मोटापा बढ़ जाता है, ओबेसिटी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो हाइपरटेंशन। ओबेसिटी होगा तो क्या हो जाता है, बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से भी क्या होगा, ब्लड हार्ट को ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ब्लड को ज्यादा ब्लड पंप करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ब्लड की ज्यादा जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। टोबैको कंज्यूम कर टोबैको की वजह से भी होगा। टोबैको क्या करेगा, हमारे आर्टेरियल वॉल पे क्या हो जाता है, ब्लड का कंस्ट्रिक्शन कर देता है, आर्टेरियल वॉल पे क्या कर देता है, ब्लड का कंस्ट्रिक्शन कर देता है, ब्लड कंस्ट्रिक्शन करने के वजह से वो कंस्ट्रिक्शन में आर्टेरियल वॉल नैरो हो जाता है, नैरो होने की वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा अप्लाई करता है, उसकी वजह से क्या हाइपरटेंशन हो जाता है। या साल्ट कंसंट्रेशन, साल्ट के हमारे अगर हम अपने डाइट में साल्ट का कंजप्शन ज्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। साल्ट का कंजप्शन करेंगे तो उसकी वजह से, साल्ट का कंजप्शन करने से क्या हो जाए, हमारे बॉडी में वाटर का सिक्रेशन ज्यादा होगा, वाटर का कंजप्शन ज्यादा होगा, अगर वाटर का कंजप्शन ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या कर हमारा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो जाता है। अल्कोहल के वजह से भी होगा। अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स में क्या होगा, अगर हम अपने डाइट में फैट का डिपोजिशन ज्यादा कर रहे हैं तो अगर फैट का डिपोजिशन क्या कर रहे हैं ज्यादा तो हमारे क्या थे, ब्लड वेसल के वाल पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा, फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा तो उसके वजह तो हमारा आर्टेरियल या ब्लड वेसल का वाल नैरो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड पे प्रेशर अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर जब अप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज की वजह से भी, एज की वजह से अगर एज 60 से ज्यादा हो गया, 60 से ज्यादा हो गया तो हमारे ब्लड वेसल में क्या करता है कि धीरे धीरे ब्लड वेसल में धीरे क्या होता है, फैट का डिपोजिशन है। हम डाइट में तो फैट तो लेते ही हैं तो धीरे धीरे ओल्ड एज होने के कारण फैट का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल नैरो हो जाता है, उसमें कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से भी क्या हो जाएगा, हाइपर ब्लड प्रेशर हो जाता है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में डायबिटीज की वजह से भी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन किसमें होता है, 5 to 10% में होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन अननोन कॉज के कारण होता है, लेकिन सेकेंडरी हाइपरटेंशन में एक चीज है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉज ऑन आइडेंटिफाई कॉज, उसमें मालूम चलता है कि किस कारण से हुआ है, और उसमें लेकिन प्राइमरी हाइपरटेंशन में मालूम नहीं चलता है, उसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, साइलेंट किलर कहते हैं, साइलेंट किलर के भी नाम से जाना जाता है। आइडेंटिफाइड कॉज होता है जैसे कि नैरोइंग ऑफ आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू योर किडनी। जैसे हमारे क्या होता है, हमारे हार्ट में राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड एक्सक्रीट आउट होता है, एक्सक्रीट होट के आर्टेरियल वाल पे जो प्रेशर अप्लाई करता है, आर्टेरियल वाल पे जो ब्लड प्रेशर अप्लाई करके किडनी से जो ब्लड सप्लाई राइट वेंट्रिकल से ब्लड एक्सक्रीट आउट करके जो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है, उसमें क्या होता है, उसके आर्टेरियल वाल्व में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, उस समय आर्टेरियल के वाल्व में क्या हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। नैरोइंग लुमेन क्या हो जाता है, उसमें नैरोइंग हो जाता है, उसकी वजह से ब्लड में प्रेशर अप्लाई करता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रास सिस्टम क्या है, इसके पैथोफिजियोलॉजी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसमें बताएंगे कि रास सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। और उसके बाद से क्या हो जाता है, उसकी वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, हाइपरटेंशन हो जाएगा। रीनल पैरेनकाइमल डिजीज, रीनल पैरेनकाइमल डिजीज में क्या हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, किडनी में साल्ट का कंजप्शन होगा, साल्ट का कंजप्शन हो जाएगा तो वाटर का कंजप्शन ज्यादा होगा, वाटर का कंजप्शन हो जाता है, उसके वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखें एड्रिनल ग्लैंड डिजीज। एड्रिनल ग्लैंड डिजीज में क्या होता है, कॉसिंग सिंड्रोम हो जाता है, कॉसिंग सिंड्रोम की वजह से भी क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ आयोटा। आयोटा में आर्टेरियल वाल्व पे जो होता है, हमारे आयोटा जो होता है, आयोटा में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, नैरोइंग ऑफ लुमेन हो जाता है, आर्टेरियल वाल्व में नैरोइंग ऑफ लुमेन हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है,
हाइपरटेंशन हो जाता है। प्री एक्लेम्पसिया एक प्रेगनेंसी कंडीशन है, उसमें भी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। कोई भी मेडिकेशन अगर यूज करने की वजह से भी क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। ओवर द काउंटर उसके ज़्यादा यूज करने से भी हो जाता है। कोकीन एंड एम्फेटामाइन, कोकीन का कंजप्शन करेंगे तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपर ब्लड प्रेशर हो जाता है। एम्फेटामाइन का भी कंजप्शन करने से क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है। एक अदर कंडीशनल डिजीज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से भी क्या हो जाता है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाता है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे, और उसके डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में पूरा वीडियो नेक्स्ट में देखेंगे। अगर इसे यही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आपको भी लंबा वीडियो देखने में परेशानी होगी। तो इसीलिए आज का वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।